कविता के पति को गुजरे हुए लगभग 2 साल होने वाले थे। पति के जाने के बाद से कविता अकेले ही अपनी बेटियों का ख्याल रख रही थी। पति की मौत के बाद कविता के ससुराल वालों ने भी उससे नाता तोड़ लिया था, क्योंकि अगर वे कविता के साथ रहते तो बच्चियों की पढ़ाई और शादी सहित हर जिम्मेदारी ससुराल वालों पर आ जाती। इसी वजह से कविता को पति का मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे घर से निकाल दिया गया। कविता की बेटियां अब समझदार हो गई थीं। उसकी एक बेटी दिव्या और दूसरी काव्या दोनों 8वीं और 10वीं कक्षा में थीं। वहीं कविता भी अकेले नौकरी करके दोनों बेटियों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही थी। माँ को इतना मेहनत करते देख बेटियां भी पढ़ाई में जी जान से मेहनत करती। दोनों ही अपनी कक्षा की टॉपर लड़कियां थीं और कक्षा में हमेशा प्रथम आती थीं। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ वह अपनी माँ का दर्द भी समझती थी, इसलिए वह कहीं अपनी माँ से घूमने जाने की जिद नहीं करती थी। लेकिन इस बार कविता ने अपनी दोनों बेटियों को गर्मी की छुट्टियों में उन्हें कहीं घुमाने का फैसला किया था। उसने अपनी बेटियों से कहा इस बार वह उन्हें मसूरी घुमाने लेकर जाएगी। मसूरी घूमने की बात सुनकर मानो तो दोनों बेटियों का खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वह अपने पिता के गुजर जाने के बाद पहली बार शहर से कहीं दूर घूमने जाने वाली थी, इसलिए इस बात से वह बहुत खुश थी। दोनों ने पैकिंग शुरू कर दी। अगले ही दिन उन्हें मसूरी के लिए निकलना था। कविता ने मसूरी घूमने के लिए एक ट्रेवलर बुक किया था। वह पैकेज के जरिए मसूरी घूमने जा रहे थे। सुबह सुबह मसूरी जाने के लिए दोनों बेटियों उठकर तैयार हो गई थी और कविता अभी तक सो रही थी। कविता की बड़ी बेटी दिव्या ने कहा, माँ उठो, हमें निकलना है, हमारी बस छूट जाएगी। माँ ने कहा, अरे 10 बजे का टाइम है, अभी तो सिर्फ 8 बज रहे हैं, अभी बहुत टाइम है। दिव्या ने कहा, नहीं आप जल्दी उठकर तैयार हो जाओ, किसी भी हालत में बस मिस नहीं होनी चाहिए। माँ भी हंसते हुए उठ गई और मन ही मन सोचने लगी, मेरी दोनों बेटियां घूमने के नाम से कितनी ज्यादा खुश हैं। कितने दिन हो गए थे इनके चेहरे पर ऐसी खुशी देखने के लिए। माँ भी बेटियों को खुश देखकर फौरन नहा धोकर तैयार हो गई। तीनों माँ बेटी समय पर ट्रेवलर में बैठ गई। सफर बहुत अच्छा चल रहा था। दिल्ली से मसूरी के लिए निकली ट्रेवलर में ज्यादा लोग नहीं थे। आधी रास्ते में बस का टायर अचानक पंचर हो गया। अभी मसूरी काफी दूर था। कविता को चिंता हो रही थी कि कहीं मसूरी पहुंचते पहुंचते रात ना हो जाए, ऐसे उसके पैकेज का एक दिन खराब चला जाएगा। लेकिन ऐसे में क्या कर सकते हैं। पंचर टायर को ठीक करने में ड्राइवर ने 1 घंटा समय लगा दिया। आखिर फिर से मसूरी का सफर शुरू हो गया था। मसूरी में इतना ज्यादा ट्रैफिक था कि पहुंचते पहुंचते शाम के 6 बज गए थे। ड्राइवर को सब लोग गाली दे रहे थे कि उसकी वजह से मसूरी पहुंचने में उन्हें देरी हुई है। उसे पंचर टायर को ठीक करना आता ही नहीं था। लोगों का ताना सुनते सुनते ड्राइवर का ध्यान भटक रहा था। ऊपर से सड़क पर लाइट नहीं होने की वजह से उसे रास्ता भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सामने से अचानक तेज रफ्तार की बाइक उसकी तरफ आ गई। बाइक को बचाने के चक्कर में हड़बड़ाकर ड्राइवर ने गाड़ी को खाई की तरफ मोड़ दिया। अचानक ड्राइवर ने ब्रेक तो मार दिया था, लेकिन बस के आगे के 2 टायर खाई की तरफ लटक गए थे। ऐसे में गाड़ी को पीछे लेना या किसी का भी हिलना मुश्किल था। फौरन आसपास मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और रक्षा दल को बुलाया गया। जब तक रक्षा दल नहीं आए तब तक गाड़ी में जो बैठा था जहां वहीं पर अपनी सीट पर चिपका रहा। डर के कारण हर कोई भगवान का नाम जप रहा था। वहीं कविता भी अपनी दोनों बेटियों को अपनी बाहों में पकड़कर डरी सहमी बैठी हुई थी। तभी मौके पर रक्षा दल के लोग वहां पहुंच गए। धीरे धीरे पीछे वाले गेट से लोगों को निकाला जा रहा था। धीरे धीरे सभी लोग गाड़ी से निकल रहे थे, लेकिन कविता और उसके 2 बच्चे और ड्राइवर अभी भी गाड़ी में थे। वह आगे की तरफ बैठे थे और उनका गाड़ी में हिलना खतरे से खाली नहीं था। रक्षा दल को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें कैसे बचाया जाए, क्योंकि कोई भी एक गाड़ी में हिलता तो बस का बैलेंस बिगड़ जाता। लेकिन किसी न किसी को तो पहल करनी ही थी। कविता ने सबसे पहले अपनी छोटी बेटी को आगे बढ़ने को कहा, क्योंकि वह छोटी थी और उसका वजन भी कम था। लेकिन जैसे ही
काव्या गेट की तरफ बढ़ी। बस तेज तेज हिलने लगा। गाड़ी में बैठे तीनों लोग डर के कारण चिल्लाने लगे और आखिर वही हुआ जिसका डर था। बस खाई में गिरने लगी। कविता ने फौरन काव्या को अपनी तरफ खींचा और अपनी दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया। गाड़ी खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन नीचे की तरफ से एक छोटी सी पहाड़ी पर अटक गई। अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। कविता और उसकी दोनों बेटियों को गाड़ी के अचानक नीचे गिरने की वजह से काफी चोटें आ गई थी। वहीं ड्राइवर भी जख्मी नजर आ रहा था, इसलिए मीना ने सबसे पहले अपनी दोनों बेटियों को बस से बाहर निकाला। इसके बाद वह ड्राइवर की मदद करने लगी। उसने ड्राइवर को जगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह होश में नहीं आया। अब कविता के पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने उसे अकेले वहीं गाड़ी में छोड़ दिया। इसके बाद उसने गाड़ी में से जरूरी खाने पीने का सामान, टॉर्च जैसी चीजें इकट्ठा की, क्योंकि उसे पता था कि उनकी मदद करने के लिए कोई जल्दी आने वाला नहीं था। रात के 9 बज गए थे और पहाड़ी पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कविता को समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे। उसकी दोनों बेटियां रोए जा रही थीं और खुद को दोषी ठहरा रही थीं कि उनकी वजह से माँ उन्हें घुमाने लेकर आई थी और ऐसी मुसीबत में वह फंस गए थे। लेकिन कविता ने अपने बच्चों को समझाया और कहा इसमें किसी की गलती नहीं है, इसलिए दोनों को घबराने की जरूरत नहीं है। हम बच गए हैं, किसी को कुछ नहीं हुआ है तो आसानी से पहुंच जाएंगे हम। माँ अपने दोनों बेटियों को सिंपैथी तो दे रही थी, लेकिन उसे खुद भी नहीं पता था कि वह आगे क्या करेगी। रात में उसने अपने बेटियों के साथ कहीं चलने का प्लान नहीं किया। उसने अपनी बेटियों से कहा कि रात में यहाँ कहीं से जाना सेफ नहीं है। वह पूरी रात खाना खाने के बाद अपनी बेटियों के साथ बैठी रही। रात के लगभग 2 बज गए थे और जंगल में उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी किसी रहस्यमयी रोशनी की झलक। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसी जगह पर किसी के रोने या हंसने की आवाज कैसे आ सकती है। जल्द ही उन्हें एहसास हो गया ये केवल एक सामान्य जंगल नहीं था, यहाँ कुछ रहस्य छुपे हुए थे। कविता को वहां रात में रुकना ठीक नहीं लग रहा था और फोन में नेटवर्क भी नहीं था। उसने अपनी बेटियों को जगाया और धीरे धीरे चलने को कहा। तीनों चलते चलते एक लावारिस से लगते लकड़ी के घर तक पहुंचती है, जहां घर में कोई रोशनी नहीं था। उसे लगा कि शायद कोई पहले यहाँ रहता रहा होगा, लेकिन अब उसे छोड़कर चला गया है। उसे वहां अपनी बेटियों के साथ रात गुजारना ठीक लग रहा था, क्योंकि पता नहीं कब तक कोई वहां उनकी मदद करने के लिए आए। रात बहुत ज्यादा हो गई थी और आसपास से जानवरों की आवाजें भी आ रही थी। कविता ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुल नहीं रहा था। उसे लगा कि काफी दिनों से बंद होने की वजह से लगता है दरवाजा जाम हो गया है। उसने पत्थर उठाकर दरवाजे के ऊपर मारने का प्रयास किया। जैसे ही वह दरवाजे पर पत्थर मारने जा रही थी, तभी अंदर से एक बूढ़ी महिला ने दरवाजा खोल दिया। महिला को देखते ही तीनों के मुंह से चीख निकल गई। तभी बुढ़िया ने कहा, आ गई कविता, तूने बहुत देर लगा दी आने में। अपना नाम बुढ़िया के मुंह से सुनते ही कविता घबरा गई और फौरन अपनी बेटियों का हाथ पकड़कर घर से दूर हो गई। कविता को घबराता देख बूढ़ी महिला ने कहा, डर मत, मुझे तेरे बारे में सब पता है। आज तेरे साथ यहाँ क्या क्या हुआ मैं सब जानती हूँ। बूढ़ी दादी की बात सुनकर कविता की दोनों बेटियां अपनी माँ से कहती हैं, माँ यहाँ से चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ। बूढ़ी दादी ने कहा, अरे दिव्या और काव्या, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाली हूँ। ये जंगल एक पुराने वचन की रक्षा कर रहा है, एक ऐसा वचन जिसे अगर कोई तोड़े तो वह जंगल उसे वापस जाने नहीं देता। तुम लोग भी उसी वचन से बंधे हो। इस वचन को तुम्हारे पिता ने 2 साल पहले तोड़ दिया था, इसलिए ही आज वह इस दुनिया में नहीं है। उसने मेरी बात नहीं सुनी थी। अगर तुम लोग भी मुझ पर भरोसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हें भी सुरक्षित नहीं बचा पाऊंगी। अब कविता को न सिर्फ अपनी बेटियों को सुरक्षित बाहर निकालना है, बल्कि उस वचन को भी समझना है जिसे वह अनजाने में जुड़ चुकी है।
इसलिए कविता को उस दादी के साथ रहने के सिवा और कोई चारा समझ नहीं आ रहा था। दादी ने अपना नाम कामिनी बताया और कविता ने उनसे पूछा, दादी आप किस वचन की बात कर रही हैं? मेरे पति ने मुझसे कभी किसी वचन का जिक्र नहीं किया। दादी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटा ये जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का झुंड नहीं है, ये एक जीवित आत्मा है जो वचन निभाने वालों को शरण देता है और वचन तोड़ने वालों को रास्ता नहीं दिखाता। यहाँ कोई चीज अपनी मर्जी से नहीं आ सकता। मैं सदियों से यहाँ फंसी हुई हूँ, ना मुझे मौत आती और ना मैं इस जंगल से कहीं दूर जा सकती। कविता की आंखों में कई सवाल थे, जिसे समझते हुए दादी ने एक पुरानी लकड़ी की संदूक से फटा हुआ एक किताब निकाली। उस पर वचन की परीक्षा लिखी हुई थी। दादी ने कहा, सदियों पहले एक माँ ने अपने बच्चों को बचाने के लिए इस जंगल से मदद मांगी थी। बदले में उसने वादा किया था कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां जंगल की रक्षा करेंगी और जंगल के जीवों की सेवा करेंगी और जंगल के नियमों को नहीं तोड़ेंगी। तुम यह जानकर हैरान होगी कि वह मदद मांगने वाली महिला कोई और नहीं बल्कि तुम्हारी परदादी थी। कविता यह सुनकर चौंक गई। दादी ने कहा, तुम्हारा इस जंगल में गिरना कोई हादसा नहीं था, ये तुम्हारे उस वचन का पलटा था जो अधूरा रह गया। तुम्हारे पति को यह बात पता थी, वह इसमें तुम्हें फंसाना नहीं चाहता था और उसने अपनी जान दे दी। कविता ने दादी से कहा, क्या इस वचन को खत्म किया जा सकता है? मैं नहीं चाहती कि कल के मेरी बेटियों को ये सब सहना पड़े। प्लीज मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं ताकि इस समस्या को यहीं खत्म किया जा सके। दादी ने कहा, अगर तू इस समस्या को खत्म करना चाहती है और अपनी बेटियों के साथ जिंदा वापस जाना चाहती है तो तुझे अपने बेटियों के लिए एक बड़ा कदम उठाना होगा। तुझे अकेले अपनी बेटियों के बिना जंगल के उस पार जाना होगा। वहाँ तुझे एक हिरण मिलेगा जो तुझे बताएगा कि आगे तुझे क्या करना है। कविता ने कहा, मैं सब करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं अपनी बेटियों को आपके पास अकेला छोड़ नहीं सकती। दादी ने कहा, रास्ता आसान नहीं है, तेरी बेटियाँ इतनी नहीं चल पाएंगी। कविता ने कहा, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे चाहे कल तक वहाँ पहुँच जाऊँ या परसों तक, मैं अपनी बेटियों को अकेला नहीं छोड़ने वाली। कविता की दोनों बेटियां भी अपनी मां के साथ जाना चाहती थीं। कविता भी अपनी दोनों बेटियों के साथ बिना कुछ सोचे समझे निकल गई। वह और उसकी दोनों बेटियां जंगल में चली जा रहे थे। रास्ते में लगातार जानवर नजर आ रहे थे, लेकिन सभी उन तीनों को देखकर रास्ता बदल ले रहे थे। आराम करते और रुकते चलते आखिर कविता और उसकी बेटियां 2 दिनों से चल रही थीं। रात के 2 बज रहे थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर और कितना चलना है। तभी सामने एक हिरन नजर आया। यह एक मादा हिरन था जो चमकदार और सफेद रंग का था। कविता और उसकी बेटियां उसे देखकर घबराई नहीं और सीधा चलती रहीं। उन्हें लगा कि उनके आगे बढ़ने पर हिरन रास्ता बदल लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे जैसे कविता अपनी दोनों बेटियों के साथ आगे बढ़ी, हिरन भी अपनी जगह से हिला नहीं। कविता घबरा गई और अपनी दोनों बेटियों के साथ रुक गई। तभी हिरन से आवाज आई, आओ कविता, डरो मत, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मुझे पता था तुम जरूर आओगी और तुम इस वचन को पूरा करके इसे यहीं खत्म कर दोगी। हिरन ने कहा, दूर तुम्हें रोशनी नजर आ रही होगी, वह आग की लपटें हैं, तुम्हें उसमें नंगे पांव चलना होगा। अगर तुम वहां से आगे बढ़ जाती हो तो तुम और तुम्हारी बेटियां सीधा जंगल से बाहर निकल जाओगे। यह सुनते ही कविता की बेटियों ने कहा, माँ नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे इसमें इनकी कोई साजिश लग रही है। पता नहीं इन लोगों ने पापा की जान कैसे ली, अब ये आपको भी हमसे दूर कर देंगी। हिरन ने कहा, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम और तुम्हारी बेटियां उस बुढ़िया की तरह यहीं फंसकर रह जाओगी। हिरन की बात सुनकर कविता घबरा गई, क्योंकि वह अपनी बेटियों को जंगल में फंसाना नहीं चाहती थी।
उसने सोचा मुझे अगर कुछ होगा भी तो मेरी दोनों बेटियां समझदार हैं, जी लेंगी, कम से कम जंगल में उन्हें अपनी जिंदगी नहीं बितानी होगी। यह सोचकर कविता आगे की तरफ बढ़ने लगी। कविता की दोनों बेटियां अपनी मां को रोकने के लिए लगातार रोए जा रही थीं, लेकिन कविता इसको एक भी नहीं सुन रही थी। आखिर कविता उस जगह पहुंच गई। कविता ने देखा ये केवल आग की हल्की फुल्की लपटें नहीं थी, बल्कि यह जलता हुआ जंगल था जिसमें अगर कोई भी जाएगा तो बच नहीं पाएगा। वहीं दूर से हिरन भी उसे देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हिरन को पता है कि कविता आग में नहीं जाएगी, लेकिन कविता इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने अपनी बेटियों को रोते हुए अकेला छोड़ दिया और जलते हुए जंगल में घुस गई। लेकिन ये क्या, कविता ने जैसे ही जंगल में कदम रखा उसके ऊपर अचानक बादल मंडराने लगे और बारिश होने लगी। धीरे धीरे पूरे जंगल की आग बारिश के पानी से बुझ गई। तभी कविता के दोनों बच्चे भागते हुए उसके पास चले गए। कविता ने हिरन की तरफ मुड़कर देखा तो हिरन की जगह पर एक खूबसूरत सफेद रंग में महिला खड़ी थी। कविता उसे जानती थी। कविता ने उसे पुरानी तस्वीरों में देखा था। सफेद चमचमाती साड़ी में खड़ी महिला ने कहा, कविता बेटा, तूने इस वचन को खत्म कर दिया। अब इस वचन में कभी कोई नहीं फंसेगा। तेरी वजह से मैं और मेरी बेटी इस जंगल से आज़ाद हो रहे हैं। तभी वहाँ वह बूढ़ी महिला भी आ गई। वह कविता की परदादी की बेटी थी। वह भी अपने छोटे से स्वरूप में आ गई और देखते ही देखते आसमान की तरफ चले गए। और इस तरह से कविता और उसकी दोनों बेटियों ने वचन से मुक्ति पाई और उन्हें जंगल से वापस बाहर जाने का रास्ता मिल गया। वो तीनों मसूरी जाने का प्लान कैंसिल कर दिया